Hello friends, today we are going to learn our fifth lecture in chapter number 2 for standard 9 in foundation. As I said before, in this lecture we are going to see the potential energy of a spring. See, the name of the chapter is Work, Energy and Power. Work means force into displacement, and we have talked about the work by the constant force, and then after we have seen the few application that is related with the work. In third lecture we have discussed about energy. There are various kinds of energy like nuclear energy, sound energy, chemical energy, electric energy, then after mechanical energy. All those types of the energies are there, but we discussed about mechanical energy in our lecture number 4. Specially, mechanical energy is divided into two ways. One is kinetic energy, another is potential energy. Kinetic energy and the application related with the kinetic energy, that we have seen in our lecture number 3. In lecture 4 we have discussed about potential energy. There are two another types of potential energy. One is gravitational potential energy and the other one is elastic potential energy. What is gravitational energy? That we have already discussed in our lecture number 4. In this lecture, in 5th lecture, we are going to learn what is elastic energy. See, in the definition of potential energy, we said that, we said that there are few objects. An object has some energy due to its position or due to its configuration. Due to its position means that potential energy is gravitational potential energy, and due to its configuration means that energy is elastic energy. Suppose I have a spring like this. So this is the normal length of the spring. This is neither stretched nor compressed. This is the normal length of the spring. But now I attach some mass over here. मैं चाहूं तो यहाँ पे मास भी लगा सकता हूं, या तो मास ना लगाते हुए डायरेक्टली मैं खुद ही इसको खींच रहा हूं. तो होता क्या है, मैं एक्सटर्नली इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं. यहां तक सपोज कि मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लिया है. जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. तो इसको ओरिजिनली लाया कौन? एनर्जी लाई होगी. तो वो एनर्जी आई कहां से? आपने जो भी वर्क किया, ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ में से उसको थोड़ा डिस्प्लेस करते वक्त आपने जो कुछ भी वर्क किया, वह सारा का सारा वर्क गया कहां? इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो चुका है. जब कभी भी इसको मौका मिलेगा वो वापस से अपनी स्टोर की हुई एनर्जी अगेन वर्क करके वापस दे देगी. तो ये स्प्रिंग वापस से नॉर्मल हो गई. सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि आप स्प्रिंग पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं. आप स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग द्वारा जो भी सामने की ओर फोर्स लगता है वो आपके लगाने हुए फोर्स से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. मतलब कि आप एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग खुद वापिस नॉर्मल होने के लिए जो भी फोर्स लगाती है वह स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है. सपोज कि ऐसे है, मैं ये स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग में मेरा जो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है. तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो राइट डायरेक्शन में आएगा.
अगर मैं स्प्रिंग पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो स्प्रिंग लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। मतलब कि आपकी स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है एग्जैक्टली अपोजिट साइड में स्प्रिंग अपना फोर्स लगा रही है। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है। यहां पे देखिए, ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है स्प्रिंग की, जिसमें स्प्रिंग स्ट्रेच भी नहीं है, कंप्रेस भी नहीं है। अब मैं ये स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। ये जो फोर्स लग रहा है वह मैं एक्सटर्नली लगा रहा हूं। बाहर से मैंने इतना फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नली, जिसकी प्लेसमेंट हुआ। तो मेरे फोर्स से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग अपना फोर्स लगाएगा। ये होगा स्प्रिंग का खुद का फोर्स एफ एस। ये स्प्रिंग फोर्स है वह डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में लग रहा है। यहां पे देखिए, मैंने ये स्प्रिंग के ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की ट्राई की। तो यही स्प्रिंग नीचे की ओर स्प्रिंग फोर्स लगाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिस्प्लेसमेंट का अपोज कर रहा था। तो मेरे हाथ में कोई ऐसी स्प्रिंग आएगी तो मैं ऐसी छोटी मोटी मस्ती उस स्प्रिंग के साथ करूंगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया, ये ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हैं। और हम दोनों जब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उससे पहले आप देखिए ना, तो 16th सेंचुरी, अबाउट 1600 इयर्स, आप देखो ना, तो 16th सेंचुरी में ये ऑब्जर्वेशन हम दोनों से पहले रॉबर्ट हुक ने कर लिया। और उसने अपना एक लॉ बनाया कि स्प्रिंग फोर्स है एफएस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में और डिस्प्लेसमेंट की अगेंस्ट डायरेक्शन में होता है। एफएस प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। ऐसा लॉ रॉबर्ट हुक ने 16th सेंचुरी में दिया। प्रोपोर्शनल में क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यह स्प्रिंग अपनी नॉर्मल सिचुएशन में है। यहां से इस स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर मुझे खींचना है, तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी यह स्प्रिंग खींची हुई है, अब वापिस से मुझे 1 सेंटीमीटर नीचे खींचना है। तो अब जब वापिस 1 सेंटीमीटर नीचे खींचूंगा तब पहले वाले फोर्स से ज्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करना होगा। सपोज कि नॉर्मल लेंथ में से 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर खींचने के लिए मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। तो यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग चुका है। अब वापिस 1 सेंटीमीटर नीचे खींच रहा हूं, तब मुझे 10 न्यूटन से भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वहां से वापिस 1 सेंटीमीटर खींच रहा हूं, तब अब मुझे वापिस उससे भी ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। अब और 1 सेंटीमीटर नीचे खींच रहा हूं, तब मुझे और फोर्स लगाना पड़ेगा। और जितना नीचे जाऊं मुझे और फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि हर बार नीचे लाने के लिए मेरा फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि स्प्रिंग फोर्स है वह डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप थोड़ा आगे जाओगे तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, सामने की ओर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब आपको वापिस उधर ले जाना है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स को भी ओवरकम करके ले जाना होगा ना। एक और तरीके से मैं समझाता हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग की। यहां पे मैंने x जितना उसको डिस्प्लेस किया, मतलब कि कंप्रेस किया। यहां पे x जितना स्ट्रेच एक्सपांड किया है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। यहां पे मैं एक्सटर्नली फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो स्प्रिंग सामने की ओर अपना एफएस स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। यहां पे मैं एक्सटर्नली ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तब जाके स्प्रिंग एक्सपांड हो रही, तो स्प्रिंग अपना फोर्स ये डायरेक्शन में लगाएगी एफएस।
तो होता क्या है, यहां से यहां तक लाने के लिए मुझे जितना फोर्स करना पड़ रहा है तो उतना ही डिस्टेंस मुझे वापिस करना है। मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, उसमें से आपको यहां तक आपका ऑब्जेक्ट लाना है, मतलब कि आपने डिस्प्लेसमेंट किया 10 सेंटीमीटर का, तब सपोज आप समझो कि आपने शायद 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन अब आपका ऑब्जेक्ट सपोज कि यहां पे था, अब वापिस उसको 10 सेंटीमीटर ले जाना है। मतलब कि पहले स्टार्टिंग में यहां था, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर लाने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो अब दूसरा 10 सेंटीमीटर लाना है तो वापिस से 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा, 100 से भी ज्यादा का फोर्स लगेगा। हो सकता है कि अब यहां से यहां तक लाने के लिए मेरे को 125 न्यूटन का वर्क करना पड़े, क्योंकि स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सपांड हो चुकी है, वो ऑलरेडी सामने की ओर फोर्स लगा रही है, वह फोर्स का सामना करते हुए आपको 10 सेंटीमीटर और ले जाना है। तो ये सिचुएशन है, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरा स्प्रिंग फोर्स x के प्रोपोर्शन में भी है और x के अपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। सो Fs प्रोपोर्शनल टू माइनस x, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। If I want to remove the proportionality, means I have to put one constant, that is proportionality constant. Here I am taking k as proportionality constant, Fs equal to minus kx, where k is equal to spring constant, or you can say that proportionality constant. This spring constant is not same for all the springs. Every spring has different spring constant. Why I am saying that? Suppose I have this spring and I want to stretch this spring by 10 सेंटीमीटर, तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा हूं, 10 सेंटीमीटर का। अब ये स्प्रिंग की जगह पे मेरे पास कोई ऐसी स्प्रिंग, अभी मुझे 10 सेंटीमीटर का, तो ये स्प्रिंग में तो बहुत आसान 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता था, लेकिन इस फोर्स लगाना पड़ता। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है ताकि ये के हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। जिस स्प्रिंग को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, ये समझना। जिस स्प्रिंग को खींचने के लिए कम फोर्स लगाना पड़े उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, ये समझना। यहां से मैं सपोज कि माइनस साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ के का फॉर्मूला बना रहा हूं, तो एफ अपॉन एक्स। अगर एक्स की जगह पे आप यूनिट ले लो, मतलब कि क्या, यूनिट लेंथ जितना डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए जितना भी फोर्स चाहिए उसी फोर्स को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। या तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ये वर्ड भी यूज करते हैं कभी कभार। So Fs is equal to minus kx, this is the formula, right? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम देते क्या थे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वह डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बाहर से कुछ वर्क करना पड़ा। वह वर्क गया कहां? वह वर्क उसके ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हुआ। मतलब कि अगर आप इस स्प्रिंग को x जितना खींच रहे हैं, या तो x जितना कंप्रेस कर रहे हैं या तो x जितना खींच रहे हैं, तो इतना डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए जितना भी
वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। मतलब कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, U इज इक्वल टू W आएगा। W मतलब क्या है, वर्क मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है x जितना। वर्क की फॉर्मूला, W की फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तब आपको वर्क की फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, वही फॉर्मूला है लेकिन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखो आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ कांस्टेंट फोर्स वाला ही वर्क है, वेरिएबल फोर्स वाला कोई वर्क आपने फाइंड ही नहीं किया है। ये हम करते हैं 11th साइंस के अंदर। फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं आपको, अगर आपकी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप बाद में याद रख लेना, जितना मैं बोलूंगा उतना। आप देखिए ये नॉर्मल पोजीशन में से मेरे को ये स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x जितना करवाना है, तो पहली बार जितना फोर्स लगाना पड़ा, बाद में उतना ही डिस्प्लेसमेंट करते वक्त मुझे ज्यादा फोर्स करना पड़ा होगा, उतना और करते वक्त मुझे ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। मतलब कि ये F इज इक्वल टू के एक्स, आपका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के एक्स। तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये पोजीशन पे अलग फोर्स होगा, ये पोजीशन पे अलग फोर्स होगा, ये पोजीशन पे अलग फोर्स होगा, ये पोजीशन पे अलग फोर्स होगा। हर पोजीशन में आपका फोर्स अलग अलग है। अगर फोर्स अलग अलग है तो आप तुरंत इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां नहीं ले जा सकते, क्योंकि W इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मूला चलेगा कब तक, जब तक फोर्स कांस्टेंट होगा। फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप ये ऑब्जेक्ट को ऐसा घब करके यहां पे नहीं ले जा सकते। तब आपको क्या करना होगा, कोई ऐसा तरीका सोचना होगा कि ऐसे उस ऑब्जेक्ट को यहां से फोर्स कांस्टेंट रहे। तो ऐसा तरीका कौन सा है, तो कि पहले मैं मेरे ऑब्जेक्ट को यहां पे रखता हूं, फिर मैं बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूं, फिर वापस से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवा के मैं मेरे ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ला रहा हूं। क्यों छोटे छोटे पार्ट में मैंने ये डिवाइड किया, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए क्या लगेगा कि वह स्पीड कांस्टेंट है। हेलो, यहां से यहां तक आप, फिर यहां से यहां तक आप अपना फोर्स कांस्टेंट समझ सकते। तो पूरी जर्नी को आपने इक्वली डिवाइड कर दिया। मतलब कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लाने के लिए ये x डिस्टेंस को आपने पहले यहां से यहां लाया, फिर यहां से यहां लाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, 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 ऐसे करते करते पाथ में आपने कन्वर्ट किया। मतलब कि ये डिस्टेंस x जो है वो x1, x2, x3 ऐसे करते करते xn, इतने सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को अगर एनर्जी चाहिए, U चाहिए, तो U का फॉर्मूला क्या होगा, W ही होगा। लेकिन W होगा क्या, ये सारे वर्क डन का एडिशन करना होगा ना। पहले आपने जो फोर्स लगाया होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने जो फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने जो फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करते करते आपने जितने भी फोर्स लगाए उसका सारे का डिस्प्लेसमेंट ये लेना होगा। इतनी बार एडिशन आता है तो इसको मैं छोटे टर्म में ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा F इंटू एक्स।
सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा का मतलब क्या है, एडिशन करो, एफ एक्स, सारे के सारे फोर्सेस का एडिशन कर दो, पर ये एडिशन कंटिन्यूअस आ रहा है, इसीलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स। लेकिन अभी आप देखो, ये पूरी जर्नी तक मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पहले यहां से यहां का कर रहा हूं, तो ये बहुत छोटा वर्क हुआ, तो इसको मैं बोल दूंगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स। अगर आप x की जगह पे x1 से लेके x की जगह पे xn तक जाएंगे तब आपको पूरा वर्क मिलेगा। मेरी कोशिश ये थी कि आपको पता चले कि fx ये फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए है, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dx। यहां पे x की जगह पे डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा ना, आप यहां से यहां तक फोर्स कांस्टेंट समझ सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटा हुआ dx जितना, तो f डॉट dx मतलब छोटा वर्क हुआ dw। वह इंटीग्रेशन की लिमिट कर दो आप यहां से यहां तक, मतलब कि x इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x तक, ये पोजीशन को आप x इज इक्वल टू 0 समझिए, तो x बराबर 0 से x बराबर x तक आप अपने ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, तो वर्क कितना करना पड़ेगा। सो W का आंसर आएगा इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन f डॉट dx। ये फॉर्मूला आएगा, ये वैलिड है कब, जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये वैलिड है कब, जब आपका फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करता हो या तो टाइम पे डिपेंड करता हो, तब ये फॉर्मूला आनी चाहिए। ये मैंने सिखाया नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, 11th साइंस के अंदर ऐसी सारी बातें करते हैं। अभी फिलहाल याद रखने के लिए आप इतना सोचिए कि हुक्स का लॉ क्या है, F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां से आपने बनाया F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। अगर आपको वर्क चाहिए तो वर्क मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू यू ही होगा, पर उसका फॉर्मूला क्या है, F डॉट एक्स। लेकिन ये तभी यूज कर सकते हैं व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो U का फॉर्मूला क्या लेना है, इंटीग्रेशन F dx व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। यहां पे देखिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक। फोर्स की जगह पे तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, kx, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालू तो kx, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक dx। k तो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो k बाहर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x dx। ये हो जाएगा वर्क डन। इंटीग्रेशन कैसे होता है, आप 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बोल देते हैं। कभी आपने अपने टीचर से क्वेश्चन किया क्या कि 5 प्लस 2 7 कब होता है, नहीं किया, क्योंकि 5 प्लस 2 7 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है ये मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। क्यों ऐसा होता है ये क्वेश्चन आप मत पूछना जब तक आप 11 साइंस के अंदर ना आ जाए। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं कि k तो ऐसे ही रहेगा, यहां पे x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन x रेस टू 1 dx क्या होता है, x की जितनी भी पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दो, और जो नया पावर बना वो नीचे लिख दो।
x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x की लिमिट रख दो। मतलब कि k यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x तक की लिमिट है। लिमिट कब निकालनी है? अभी आप समझो, अगर लिमिट दूर करनी है तो x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो, फिर माइनस करो, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट रख दो। मतलब कि ये k ऐसा का ऐसा, फिर x की जगह पे ऊपर x रख दो, x की जगह पे x रख दो तो x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस करो, x की जगह पे 0 रख दो, 0 स्क्वायर बाई 2। मतलब कि ये तो 0 हो गए, ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। आपका आंसर क्या आया? 1/2 kx स्क्वायर। u बोलो या w बोलो। अभी मैं आपको ऐसा संक्षिप्त में बता देता हुआ क्या। अगर आप अपनी स्प्रिंग को x जितना कंप्रेस कर रहे हो या आप अपनी स्प्रिंग को x जितना एक्सपांड कर रहे हो, तो ये एक्सपांशन के लिए या तो ये कंप्रेशन के लिए आपने कोई वर्क किया होगा। वह वर्क गया कहाँ? वह वर्क उस स्प्रिंग में पोटेंशियल के तौर पे स्टोर हो चुका है। अगर वह वर्क पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया तो वह वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? या तो वह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो वह वर्क या तो वह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/2 kx square. So U is equal to 1/2 kx square. This is the formula for the potential energy of a spring. अल्टीमेटली अगर आपको ये कुछ आता ही नहीं है तो आप समरी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, यहां से आप ये बोल दीजिए कि U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। मैं तो बोलता हूं ये दोनों भी याद मत रखिए, पहला ये फिर ये और ये तीन फॉर्मूले ही याद रखिए, जिसमें x है डिस्प्लेसमेंट, k है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग और U है पोटेंशियल एनर्जी। इसको ही आप वर्क बोलते हैं। तो इतना ही याद रखना है। अगर आगे कुछ समझ में ना भी आया तो ठीक है, सिर्फ ये तीन चीजें याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको मॉड्यूल में बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको दी गई है। कंसीडर अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k. Now if the spring is stretched or compressed by any distance x, the spring applies force in the direction opposite to the direction in which it is displaced from its original position. So ultimately F proportional to minus x, so you can say that F is equal to minus kx. This is the normal position of the spring. Now you can compress it or expand it. This is the compression, this is the expansion. So ultimately F proportional to minus x, so you can say that F is equal to minus kx. Also the spring acquires elastic potential energy, U is equal to 1/2 kx square. यहाँ पे तो आपको बोल ही दिया है कि U आएगा 1/2 kx square, लेकिन U 1/2 kx square कैसे आता है? हेलो, आपको तो क्या लगेगा कि जितना भी वर्क करना पड़ा वह वर्क ही पोटेंशियल में स्टोर होगा। तो आप क्या करोगे? W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, डब्ल्यू की जगह पे लिख दोगे kx इंटू एक्स, तो आपका आंसर आएगा kx स्क्वायर। स्प्रिंग के अंदर kx स्क्वायर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन kx स्क्वायर से आधी पोटेंशियल एनर्जी। आधी क्यों है? क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त हमारे पास ये आंसर, ठीक है। तो ये गलत बात है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे जैसे बताया वैसे करना पड़ता है और तब जाके ये आंसर आता है। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने इतनी माथापच्ची की आप लोगों के साथ। अभी आपको समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो ये याद रख लेना, ठीक है। See, in which of the following cases is the potential energy of a spring is minimum? स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर है। U मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। 0 कब होगा? अगर आप स्प्रिंग ले रहे हो तो स्प्रिंग के पास कुछ तो k होगा,
1/2 कभी जीरो नहीं होगा, ना तो k कभी जीरो होगा। अगर आपका x जीरो हुआ तो u जीरो होगा। x जीरो कब होगा? नॉर्मल पोजीशन पे। सो व्हेन इट इज एट इट्स, स्प्रिंग ना तो कंप्रेस की गई है ना तो एक्सपेंड की गई है। अगर वो अपनी नेचुरल लेंथ में है तब आप ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ये देखिए, a spring is compressed by 1 centimeter by a force of 3.92 Newton. फोर्स बता दिया है आपको। कितना कंप्रेस करने के लिए? x सेंटीमीटर। x दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए इतना फोर्स जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx। सो अल्टीमेटली F इज गिवन 3.92, k is not given, x is given 1 centimeter. So ultimately k is what? 3.92 divided by 1 centimeter means 10 raised to minus 2 meter. So ultimately k is 392 Newton per meter. हेलो, इतना डेटा देते वक्त अगर आपके पास इतना डेटा आ जाता है तो आप ये डेटा से स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है वह मालूम कर सकते हैं। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा सीधा बोल दूं कि ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 392 न्यूटन पर मीटर है। अगर मुझे डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं देना है तो मैं ऐसा तरीका यूज करूंगा कि स्प्रिंग को इतना खींचने के लिए इतना फोर्स जरूरी है। मतलब कि आप समझ लो कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। अभी आपके पास स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आ चुका है, तो अभी आप क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए इतना फोर्स जरूरी है। अभी आपकी स्प्रिंग वापस से नॉर्मल हो चुकी है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, एक्सपेंशन नहीं है किया है, कंप्रेशन किया था ना। सपोज कि पहले आपके पास नॉर्मल स्प्रिंग थी, आप उसको 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हैं, तब इतना फोर्स लगेगा। वह डेटा में से आपने के निकाल लिया। अभी वापस से स्प्रिंग नॉर्मल हो चुकी है, अभी उसको आप 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हैं। तो पूछा यह गया है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है, 1/2 kx²। हम डायरेक्टली भी ये कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इनिशियली में k क्या था वो मालूम नहीं था। नहीं मालूम था इसलिए हमने पहले k फाइंड आउट किया। बाकी ये तो मालूम ही था कि ये तो क्या है, 10 सेंटीमीटर का ही स्क्वायर करना है। लेकिन यहां से आपका आंसर नहीं बनता क्योंकि आपके पास k नहीं था। 1/2 k की जगह पे लिख दो 392, 10 का स्क्वायर 100, सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली इट इज 392 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू, एक के पीछे 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो कैंसिल, 196 2 जार, हेलो, 2 1 जार 2, 19 2 9 जार 18, 1 2 2 6 yes, 392 divided by 2 is 196 divided by 100. So ultimately 1.96 joule. This much energy is stored in spring. अगर आप स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। हेलो, कोई चीज इसके अंदर कठिन नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन से। आपके पास सिर्फ दो तो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू kx एंड U इज इक्वल टू 1/2 kx²। दैट्स इट। ये दो फॉर्मूला लगा के ही हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है,
we are getting the potential energy is U by pulling the spring up to 2 centimeter. What should be the potential energy if we pull it up to a 10 centimeter? See, क्वेश्चन बहुत आसान है. U का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू 1/2 kx². पहले आप x स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींच रहे थे, फिर वही स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींच रहे हैं या तो 8 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग जब तक एक की एक है तब तक उसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा. अगर आप एक ही स्प्रिंग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये के तो कांस्टेंट होगा, 1/2 कांस्टेंट है, सो u प्रोपोर्शनल टू x² होगा. यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं ना, u2 अपॉन u1 इज इक्वल टू x2² अपॉन x1². What is U2? U2 you want to find out कि ये बाद में क्या होगा. जब आप उसको 10 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तब U2 क्या होगा, पर जब आपने इसको 2 सेंटीमीटर खींचा तब उसका U1 है U. सो अल्टीमेटली U2 क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे जो u था वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आपको 25 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिलेगी. 2 सेंटीमीटर खींच के उसकी पोटेंशियल एनर्जी u होती थी, तो 10 सेंटीमीटर खींच के उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 25 u. ठीक है. ये क्वेश्चन देखिए आप. इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज 10 जूल, इफ वी पुल इट अप टू x लेंथ, व्हाट वुड बी द नीडेड एनर्जी टू पुल इट अप टू मोर x लेंथ. देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा अलग है. कैसे अलग है मैं आपको बता रहा हूं. हुआ क्या, आपके पास एक स्प्रिंग है, देखो ये उसकी नॉर्मल लेंथ है, इतनी नॉर्मल लेंथ है. आपने किया क्या, उस स्प्रिंग को खींच लिया. कितना खींच लिया, इतना. इतना मतलब कि कितना, अगर ये मीन पोजीशन था तो आपने यहां तक खींचा, मतलब कि x जितना खींचा. अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी ये पोजीशन में से आप और 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, ज्यादा 1 सेंटीमीटर और खींच रहे हैं. मतलब कि आप अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर आ गए, आप अपने ओरिजिनल पोजीशन से 2x जितना दूर आ गए. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज 10 जूल इफ वी पुल इट अप टू x. यहां पे देखिए u इज इक्वल टू 1/2 kx² है. ये u कितना है, 10 जूल है. कब जब उसको आपने x सेंटीमीटर खींचा. कहां से, मीन पोजीशन से. लेकिन पूछा ये गया है कि और x सेंटीमीटर और इतना खींचने के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा. व्हाट वुड बी द नीडेड एनर्जी टू पुल इट अप टू मोर x सेंटीमीटर. आप एक क्वेश्चन समझिए अपने हिसाब से. देखिए ये फॉर्मूला है u इज इक्वल टू 1/2 kx². तो यहां से आप ये लिख सकते हैं ना कि u प्रोपोर्शनल टू x². u प्रोपोर्शनल टू x² का मतलब क्या हुआ, u2 अपॉन u1 इज इक्वल टू x2² अपॉन x1². U2 आपको चाहिए, U1 क्या है, अगर आप x जितना खींच रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी U होगी. लेकिन अगर आप 2x जितना खींच रहे हो, क्योंकि ओरिजिनल से ही नापा जाता है ना, अगर आप ओरिजिनल से 2x खींच रहे हो तो U2 क्या होगा, तो U2 का आंसर आएगा 4U. ओरिजिनली U क्या था, 10 जूल था, तो U2 क्या आएगा, 40 जूल आएगा कि नहीं आएगा. आप एक बात समझो, यहां से
यहां तक लाने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, पर यहां से यहां तक लाने के लिए चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां से यहां तक लाने के लिए कितना चाहिए? 30 जूल। हेलो, मोर x सेंटीमीटर उसको खींचने के लिए टोटल जितना खींच, उसमें से पहले जितना खींचा हुआ है वो सब्सट्रैक्ट कर दो। यहां से यहां 10 जूल चाहिए, यहां से यहां तक 40 जूल चाहिए, तो यहां से यहां कितना जूल चाहिए? 30 जूल। सो आपका आंसर आएगा 30 जूल। गलती से कुछ लोग यहाँ पे 40 जूल टिक करके आ जाते हैं, ये गलत होगा। आंसर आएगा 30 जूल, क्योंकि यहाँ पे मोर एक्स इज गिवन। K is given, distance is given, they are asking about the potential energy. So U is equal to 1/2 kx square. It is 1/2, k की जगह पे 20, x की जगह पे आप लिख दो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। So ultimately it is 1/2 into 20 into 30 का स्क्वायर 900 into सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁴। कैलकुलेशन कर लेना, इतना जूल एनर्जी आपकी आएगी। ठीक है, लुक एट दिस, अ स्प्रिंग 40 millimeter long stretch by the application of a force if 10 Newton required is to stretch the spring through 1 millimeter. क्वेश्चन समझिए अच्छे से। आपके पास 40 मिलीमीटर की स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का जो लेंथ है वह 40 मिलीमीटर है। अभी आप क्या कर रहे हैं, उसी स्प्रिंग को यहां से थोड़ा सा नीचे, मतलब कि 1 मिलीमीटर और खींचा, तो 1 मिलीमीटर ज्यादा खींचने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ा? 10 न्यूटन। मतलब कि फोर्स है 10 न्यूटन। कब? जब उसका डिस्प्लेसमेंट आपको 1 मिलीमीटर करवाना हो। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन से तो आप के निकाल सकते हैं ना, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, मतलब कि 10 न्यूटन अपॉन 1 मिलीमीटर। सो अल्टीमेटली इट इज 10,000 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ ऊपर आएगा तो 3 जीरो और लगेंगे, तो 10,000 न्यूटन पर मीटर, इतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। क्वेश्चन में यह पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 मिलीमीटर। यहां से 40 मिलीमीटर दूर, ये अगर मीन पोजीशन थी तो ओरिजिनली वो 40 मिलीमीटर की ही थी, और 40 मीटर खींचना है आपको। मतलब एक्स अभी क्या हो जाएगा? 40 मिलीमीटर। अब उसका कितना वर्क डन करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 मिलीमीटर, मतलब कि अभी डब्ल्यू का आंसर क्या आएगा? 1/2 के एक्स स्क्वायर आएगा। 1/2 के मालूम नहीं था, लेकिन अभी मालूम है। के का आंसर क्या है? 10,000 एक्स स्क्वायर, एक्स है 40 मिलीमीटर, सो 40 मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सो 1/2 इंटू 10,000 इंटू 40 का स्क्वायर 1600। हेलो, मिलीमीटर का स्क्वायर तो वो तो नीचे करना पड़ेगा ना, 10⁻⁻6 आएगा, वो आएगा नीचे, एक के पीछे 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 16/2 मीन्स 8 जूल का वर्क करना पड़ेगा। हेलो, कैलकुलेशन पार्ट हार्ड नहीं है, मेरे को मालूम है, इसलिए मैंने बिना कैलकुलेटर से कर दिया। अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है तो आप ट्राई कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है, पर ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 8 जूल। ठीक है, spring of spring constant 5 into 10⁻³ Newton per meter is stretched initially by 5 centimeter from the unstretched position. How much was required to stretch it further by another 5 centimeter? ऑलरेडी पहले 5 सेंटीमीटर खींचा है, उसमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा।
अगेन दूसरा 5 मीटर खींचना है। तो ये हमारा वो अभी वो 30 जूल वाला आंसर है, तो उसके जैसा ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अच्छे से समझ पहले। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब कि के आपको दे दिया है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अल्टीमेटली दिस इज 5000 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के। आप इसी स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर पहले खींच रहे हैं, तब आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। फिर क्या करते हैं, फिर आप अनदर 5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं। तो पहले देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, 1/2 kx² है। 1/2 के की जगह पे लिख दो 5000, एक्स की जगह पे लिख दो 5 सेंटीमीटर। तो 1/2 5000 25 इंटू 10⁻⁻4 होगा कि नहीं होगा? सोल्व करो इसको। 1/2 इंटू 5000 इंटू 25 डिवाइड बाई, एक के पीछे 4 जीरो, 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। 25 5 आर 125, 125 डिवाइड बाई 2 62.5 डिवाइड बाई 10, अल्टीमेटली दिस इज 6.25 जूल। अगर आपको आपकी स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींचना है तो वर्क इतना करना पड़ेगा, या तो उस स्प्रिंग के अंदर इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। अभी फर्दर 5 सेंटीमीटर करना है, मतलब कि मीन पोजीशन से कितना नीचे आए, मीन पोजीशन से आप 10 सेंटीमीटर नीचे आए। तो अगर आप मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो U का फॉर्मूला या तो W का फॉर्मूला 1/2 K की जगह पे 5000 पर X की जगह पे क्या लिखना होगा, 10 सेंटीमीटर लिखना होगा। गलती से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मत लिख देना। 1/2 इंटू 5000 इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁻4। सो 1/2 इंटू 5000 इंटू 100 अपॉन, एक के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 25 जूल। हेलो, आप बात समझिए, आपका आंसर 25 नहीं है। आपको पूछा क्या गया है, अनदर 5 सेंटीमीटर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपकी स्प्रिंग जितनी थी, तो पहले 5 सेंटीमीटर में कितना वर्क गया, 6.25 जूल। मीन पोजीशन से टोटल 10 सेंटीमीटर के लिए कितना वर्क गया, 25 जूल। तो आप ये के लिए for another 5 centimeter is equal to work done for 10 centimeter minus work done centimeter minus work done for 5 सेंटीमीटर। इनिशियली कितना किया था, तो ये पेन काम करना बंद कर चुका है, पर आप समझिए यहाँ पे आंसर आएगा 25 जूल। 25 जूल में से ये 6.25 जूल कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी का मिलेगा, वह आंसर आएगा 18.75 18.75 न्यूटन इंटू मीटर, या तो जूल भी बोल सकते हैं। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। ये सेम टू सेम अच्छा वाला क्वेश्चन है। अगर आप 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो U जितना चाहिए, तो अगर आप 8 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो कितना चाहिए। हो सके तो ये पेन काम नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। दो मिनट रुकिएगा, अभी जल्दी ही हो जाएगा सब। तब तक आप वो थियोरी वाला पोर्शन अपने मॉड्यूल में से देख लीजिए। दो मिनट लगेगा। ओके ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, ओके आपका फॉर्मूला ये है ना, U इज इक्वल टू
u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर। यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, मतलब कि u2 अपॉन u1 इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर अपॉन x1 स्क्वेयर। आपको अंतिम कितना है वो मालूम करना है। पहले क्या था, पहले था u कब था, जब आपने 2 सेंटीमीटर खींचा तब। अभी आपको खींचना है 8 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा। तो आगे जितने क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन है। तो u2 का आंसर आएगा 16u, 8 का स्क्वायर होगा 64, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 16 आर 64, सो 16u इज योर करेक्ट आंसर। भले ही ये क्वेश्चन नीट के अंदर हो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए एक। A block of mass m is attached to the lower end of a vertical string. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. क्वेश्चन में ये दिया गया है आपको कि आपके पास एक स्प्रिंग है, यहां पे आपने एक ब्लॉक लगा दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, ब्लॉक लगाने की वजह से ये स्प्रिंग एक्सपांड होके यहां तक आ जाएगी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये मैक्सिमम एक्सपांशन कितना होगा। यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम एक्सपांशन सपोज कि x है, तो वो x क्या है। तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क कितना हुआ, वर्क डन मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा mg जितना, क्योंकि अगर ये कैपिटल M मास का ब्लॉक है तो ये स्प्रिंग को यहां से नीचे तक लाया कौन, आपने तो नहीं खींचा, तो भी ये नीचे क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर mg जितना फोर्स लगता होगा। तो अभी फोर्स की जगह पे आपको लिखना होगा mg, और डिस्प्लेसमेंट हुआ x जितना। तो ये तो क्या होगा, ये तो होगा स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जितना स्टोर होगा उसके जितना। सो अल्टीमेटली एक्स एक्स कैंसल, एक्स को सब्जेक्ट करो तो आंसर आएगा 2mg अपॉन के। हेलो, क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझो, नीट में ही 2009 में पूछा गया है। द मैक्सिमम एक्सपांशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी व्हाट। अगर आप m ब्लॉक का मास लगा रहे हैं तो mg जितना फोर्स लगेगा, तो वर्क कितना होगा, mg इंटू एक्स जितना वर्क होगा। इतना वर्क होगा तो ये वर्क गया कहाँ, उसकी पोटेंशियल में स्टोर हो गया। मतलब कि आपने जितना भी वर्क किया वो पोटेंशियल में स्टोर हुआ। अगर वो पोटेंशियल में स्टोर हुआ तो आप x का आंसर निकाल लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक देखिए आप अपना, सॉरी कोई क्वेश्चन अभी बाकी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। होमवर्क लिख लीजिए आप अपना। अल्टीमेटली 4 + 4 + 1 9 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, फिर भी 1 घंटा जितना टाइम हो चुका है हमारा। तो आप ये समझिए कि ये 9 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत टाइम लेके करवा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए अच्छे से, क्योंकि सिलेबस 11th साइंस का है, आप 9th में है तो तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप सारा का सारा होमवर्क खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा, तब जाके आप अच्छे से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और जब कभी भी फाउंडेशन का लेक्चर अटेम्प्ट करो तब उसके पहले के सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से याद होना ज़रूरी है, क्योंकि सारा का सारा लिंक में रहता है। ठीक है, सो वी आर stopping over here. That's it from today's lecture. In our next lecture we have discussed the last topic of power from this chapter. So that's it. Jai Hind, Jai Bharat, Astu. Thank you.